अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बड़ा ऐलान किया। हुकूमत 9 मई को फैसला कर सकती है कि कोरोना वायरस की वबा के बाद मुल्क भर में लगाया जाने वाला लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए या नहीं, ताकि मईशत का पहिया चल सके, कारोबार खुल सके और रोजगार मिल सके। लेकिन इस दौरान हुकूमत के बनाए जाने वाले ज़ाब्ता-कार SOPs पर अमल दरामद करना होगा, जो हुकूमत की जानिब से सामने लाई जाएंगी। तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। हम जब लॉकडाउन खोलेंगे तो ताकि लोगों को नौकरियां मिलें वापस, लेकिन हमें पता है कि अगर हमने ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि अब थोड़ी लेवल हो गई है। तो अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दावे तो अपनी जगह नाज़रीन, लेकिन अदाद-ओ-शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहानी सुना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस की वबा काबू में है, केसेस की तादाद कम हुई है, लेकिन अदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो मामला जो है वो बिल्कुल उलट लग रहा है। अब तक मुल्क भर में केसेस की तादाद 21,000 तक पहुँच चुकी है, अमवात की तादाद 462 हो चुकी है। लेकिन इन अदाद-ओ-शुमार को मज़ीद गौर से अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल तक पाकिस्तान में केसेस की तादाद सिर्फ 6,000 के करीब थी, यानी पहला केस सामने आने के बाद 48 दिन में पाकिस्तान में इतने केसेस थे। और ये वो वक्त था जब विफाक और सूबाई हुकूमतों ने लॉकडाउन के तहत पाबंदियों में नरमी का फैसला किया, जिसके बाद अगले 20 दिन में यह तादाद तकरीबन 4 गुना बढ़कर अब 21,000 तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता चंद दिनों के आदाद शुमार को ही अगर देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि केसेस की तादाद कम नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा है, बढ़ती जा रही है। 29 अप्रैल से यौमिया तकरीबन 1,000 केसेस सामने आ रहे हैं पाकिस्तान में। 1 मई को एक दिन 1300 केसेस नए सामने आए। अब तक ये सबसे बड़ी तादाद है पाकिस्तान में। जबकि खैबर पुख्तूनख्वा में अमवात की शरह 5.5% है इस वक्त, जो पाकिस्तान में किसी भी सूबे से इलाके से सबसे ज्यादा है। यही नहीं, तिब्बी अमले में भी कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की शरह बढ़ती जा रही है। डॉन अखबार के मुताबिक डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में कोरोना वायरस की शरह एक हफ्ते में 75% बढ़ चुकी है। तकरीबन 650 केसेस और 8 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें कराची में डॉक्टर फुरकानुल हक का केस भी शामिल है, जिन्हें तबीयत की खराबी के बाद बदकिस्मती से वेंटिलेटर तक नहीं मिल सका, जिस पर सवालात उठ रहे हैं कि कराची में कम से कम 300 वेंटिलेटर्स निजी अस्पतालों में, जबकि 200 से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। और 3 मई तक जो सरकारी आदाद शुमार है उनके मुताबिक सिंध भर में सिर्फ 18 मरीज ऐसे थे जिनको वेंटिलेटर्स दरकार था। तो फिर ऐसे में डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिल सका? यही वो सूरत हाल है जिसके बारे में 22 अप्रैल को कराची में ही डॉक्टर्स ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने किस खदशे का इजहार किया था, आप खुद ही सुन लें। जब से ये 14 तारीख से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है, तो जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। हमारे पास आउट ऑफ कैपेसिटी, वी आर रनिंग आउट ऑफ बेड्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ। अब होगा ये कि इसके बाद जो है, जिस तरह आपने इटली में देखा या किसी और जगह देखा, उसके अंदर यही होता है कि यू हैव टू डिसाइड बिटवीन अ पेशेंट कि किसको जो है वो आप 30 साल के लड़के को वेंटिलेटर लगाएंगे या ऑक्सीजन देंगे, ICU देंगे, या 60 साल वाले को देंगे। अब डॉक्टर्स ने मुतालबा किया था कि हुकूमत लॉकडाउन में सख्ती करे, वरना केसेस बढ़ेंगे। केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत फैसला कर चुकी है कि लॉकडाउन में सख्ती नहीं बल्कि मजीद नरमी की जाएगी। क्या यह फैसला आदाद शुमार को देखते हुए दुरुस्त है? वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने गुज़श्ता रोज एक बयान दिया, बड़ा अहम, पहले वो आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, वहाँ पर जो इस खित्ते में जो ममालिक हैं, वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई कि जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। पिछले, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 दिन के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में औसतन 24 रोज़ाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं। यानी एक माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान का ही में एक औसत महीना कि पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4,800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़रिए में। लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है।
एक्सीडेंट से हलाकतें हों तो गाड़ियां बंद नहीं की जाती, ये कहना है असद उमर साहब का। लेकिन मसला यह है कि कोरोना और एक्सीडेंट में काफ़ी फ़र्क है असद उमर साहब। कोरोना एक आलमी वबा है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती है, जानलेवा है। लेकिन अगर हुकूमती ओहदेदारान ही ऐसे बयान दें तो अवाम इस मामले पर कितनी संजीदगी दिखाएंगे? इसका मुजाहरा हम गुज़श्ता चंद दिनों से सड़कों और बाज़ारों में देख रहे हैं। खुलेआम ट्रैफिक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा है। लॉकडाउन पर वज़ीर आज़म के अपने बयानात ने भी कन्फ्यूजन पैदा की, जो कभी लॉकडाउन की मुखालफत करते नजर आते हैं तो कभी लॉकडाउन का क्रेडिट लेते नजर आए। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा? जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। अब यहाँ पे ये बात भी अहम है कि हुकूमत ने पहले खुद मसाजिद में नमाज की बाजुमात अदायगी की इजाज़त दी, साथ ये शर्त रखी कि चंद उसूलों पर अमल करना होगा। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया कि हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं कि इन SOPs पर अमल दरामद करवा सके। इसलिए अब लॉकडाउन खोलने के बाद कारोबारी और दीगर तबकों के लिए जो नई SOPs बनेंगी उन पर आगाही और अमल दरामद का काम वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स के हवाले किया जाएगा, जिसका अभी तक पता नहीं कि टाइगर फोर्स ग्राउंड पे है भी या नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत तब है जैसे जैसे ये लॉकडाउन हम खोलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस करें कि SOPs यानी जिन शराइत के मुताबिक ये लॉकडाउन खोला जाएगा उसके ऊपर अमल किया जाए। वो ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमने सही माने में अमल कर लिया तो हम अपने मुल्क को बड़े मुश्किल वक्त से निकाल सकेंगे। कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी इतने वसाइल नहीं, इतने लोग नहीं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करें और फिर खाना भी बांटें और फिर मस्जिदों के ऊपर भी देखें कि SOPs के ऊपर लोग चल रहे हैं। और जो आगे आने वाला वक्त है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन अकेली कुछ नहीं कर सकती। अब हुकूमत मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकामी का एतराफ़ भी कर रही है, लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इतने लोग ही नहीं कि साथ ही साथ लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान भी वो लोग कर रहे हैं और कारोबार के लिए नए SOPs पर अमल दरामद का काम टाइगर फोर्स के हवाले कर रही है। क्या ये दुरुस्त फैसला है? क्या इस फैसले का इतलाक़ सिंध समेत दीगर सूबों में भी हो सकेगा? और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से विफाक और सूबों को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की हिदायत पर अमल होगा या नहीं, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। तैमूर झगड़ा साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि वज़ीर आज़म साहब ने तो आज तकरीबन ये कह दिया है कि 9 से जो लॉकडाउन है उसमें बतदरीज नरमी की जाएगी, जो उनका एक बयानिया पिछले तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते से वो एडवोकेट करने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान। तो क्या आप समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, खुसूसन सिर्फ अगर आपके सूबे की बात की जाए, बाकी सूबाई वज़राए सेहत भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आपसे अगर बात की जाए, क्या आप समझते हैं कि ये वक्त है कि खैबर पुख्तूनख्वा में आप थोड़ा सा बैकफुट पे जा सकते हैं या थोड़ा सा ईज़ ऑफ कर सकते हैं चीज़ों को, या बल्फाज़ दीगर नरमी ला सकते हैं लॉकडाउन में, क्योंकि ये डिज़ास्टर्स भी हो सकती है ये नई स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की? मैं इसको ऐसे नहीं, मेरे ख्याल में ये मैं ज़रूर समझूंगा कि वक्त है कि अब हम आगे बढ़े। और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब जब साल 2 साल हो सकता है कि इस वबा के साथ रहना पड़े, नंबर 1, और नंबर 2 जैसे असद उमर साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े डिटेल में समझाया, तो करंट एविडेंस है जिसपे ये लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे ये वबा तक लाए, बहुत तकलीफ लाए, लेकिन बाकी दुनिया से शायद कम लाए, शायद मैं कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ये वक्त है कि हम अगले कदम अभी लें। उसके साथ क्या करना पड़ेगा? उसके साथ 2 चीजें करनी पड़ेंगी, 3 चीजें मैं कहूँगा। नंबर 1, वो खोलते हुए भी और वो नरमी लाते हुए भी सोचना पड़ेगा और ऐसे तरीके में लाना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करते हुए उससे नेसेसरली हालात आसान नहीं होंगे, लेकिन वो शायद तब भी मुश्किल फैसलों में फिलहाल बेहतरीन फैसला है। नंबर 2 ये कि के साथ अवाम को अपनी बिहेवियर चेंज करनी पड़ेगी और उस बिहेवियर चेंज में हुकूमत को उनको मदद करनी पड़ेगी
और नंबर 3 ये, क्योंकि पूरी दुनिया को नहीं पता कि अगर उसके असरात जो है वो ऐसे ना हो जिसको कहते हैं कि सेकंड वेव अगर एक आनी हो जो कि काबू ना हो सके, तो फिर उसको दिन ब दिन जो है वो रिव्यू करना भी पड़ेगा। हम उसी कश्ती में सवार हैं आदिल, जिसमें पूरी दुनिया सवार है। अच्छा तैमूर साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप समझते हैं कि व्हेन इट कम्स टू केपी के वक्त आ चुका है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये बात भी आपकी ठीक है कि मज़ीद लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता है तो उसका जो इकनॉमिक हिट अभी तक हमें पड़ चुकी है, शायद उससे इससे ज़्यादा फिर सस्टेनेबल भी ना हो। लेकिन जो गुज़श्ता 2 दिनों से खुसूसन आपके सूबे पर तनकीद हो रही है, पहली तो यह कि वहाँ पे शरह अमवात ज़्यादा है, दूसरी ये कि आप चूँकि मैं आपको थोड़ा सा ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ जितना आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये मुश्किल सवाल ऑन एयर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी तनकीद आप पे हुई, खुसूसन ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि ये वजीर साहब जो हैं ये सिर्फ ट्विटर पे नजर आते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। शरह अमवात पे काफ़ी आप पर तनकीद हुई। आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या वजह है कि यू आर आउट देयर, आपके आस्तीन हमेशा चढ़े होते हैं, आप बाहर हैं, लेकिन तनकीद बंद नहीं होती, शरह अमवात कम नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है? जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था तो पूरी कैबिनेट को कहा था, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि इस क्राइसिस के दौरान तनकीद होनी है, बहुत तनकीद होनी है, जो भी हम करें तनकीद होनी है और हमने वो तनकीद बर्दाश्त करनी है, और जो भी हम बेहतर फैसले कर सकें एज ए टीम वो हमें करनी पड़ेंगी। अगर हम वो तनकीद ना बर्दाश्त कर सके तो शायद हमें इन जॉब्स में, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलना ही ना पड़े। और इसमें 2-3 हमने जो है वो फैसले किए, मुश्किल फैसले थे, लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ठीक फैसले थे। एक, मुल्क में जो अमवात का रिपोर्टिंग सिस्टम है उसमें कोई अभी कॉमन डेफिनेशन हमारी नॉलेज के मुताबिक नहीं है। उसके बावजूद हमने जब अपनी रिपोर्टिंग देखी, हमने देखा कि हम WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रहे हैं। हम शायद वो वाहिद सूबा है, आपको याद है कि सिंध वो सूबा था जिसने ये एक्सेप्ट किया था कि उनके पास बहुत सी लाशें आई थी जिनको उन्होंने टेस्ट नहीं किया था। वो कह रहे थे कि ये टेस्ट नहीं हो सके, हमने टेस्ट किया। ये WHO के प्रोटोकॉल्स में था कि आप मौत के बाद भी टेस्ट कर सकते हैं, और हमारे तकरीबन 20-30% केसेस ऐसे हैं। और वो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम पर ज्यादा रिपोर्ट कर तो तैमूर साहब, आप ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि वाहिद सूबा है खैबर पख्तूनख्वा के जो डेथ्स हो गई थी, सस्पेक्टेड केसेस थे, उनको भी आपने टेस्ट किया क्योंकि WHO का प्रोटोकॉल था, और 20-30% आपके जो केसेस हैं शरह अमवात में वो भी उसमें शामिल हैं। तो ये तो बड़ा आपने क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा है, वो ट्विटर पे भी कर देते क्लैरिफाई इसको। ट्विटर पे इससे ज्यादा क्लियर तरीके में किया है। अगेन, अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं बोलेंगे तो उसकी भी तनकीद होगी। एक वक्त में चीफ मिनिस्टर साहब ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं करते थे तो उन पे तनकीद होती थी। लेकिन देखिए, हम ये नौकरियां तनकीद खाने या ना खाने के लिए नहीं करते, हमें एक जिम्मेवारी मिली है, वो हमने जो है वो निभानी है। उससे बड़ी बात ये, और मैंने 5-6 बार ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की आज, शरह अमवात जैसा कोई इंडिकेटर वो बेमानी है। और वो क्यों बेमानी है? जब हम सबको पता है कि सिर्फ यही यहाँ पे नहीं, अमेरिका में, जर्मनी में, तो मतलब कि जो वहां पे कोई जो है ये कंफर्म्ड केसेस के साथ शरह अमवात नहीं निकालता। और क्यों नहीं निकालता? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि गैर ज़िम्मेदाराना तौर पे जो है वो लोग पैनिक करें। उसमें एक चीज की मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, अभी तक मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा रहा है जहाँ पे सूबों ने जनरली अपना काम किया। कुछ जो तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है और हमने सोचते हुए जवाब उसका नहीं दिया। और मैं बताता, अगर एक बार सूबे एक दूसरे पे उंगलियां उठाने लगे ना तो उसका अंजाम जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये मैं बराए मेहरबानी पीपल्स पार्टी वालों को कहता हूं, वो फिर सियासत होगी। अच्छा तैमूर साहब, टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट, टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम रह गया। एक मुख्तसरन अगर बताइएगा, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आपके सूबे का, वहाँ सिर्फ गायनी वार्ड में, गायनोकोलॉजी में 65 टेस्ट हुए, 28 उसमें से पॉजिटिव निकले। उसके बाद उस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। काफ़ी वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। इतने बड़े सूबे में इतना बड़ा हॉस्पिटल, अगर गायनी वार्ड बंद हो जाए, क्या कर रहे हैं उसका? और इतनी बड़ी तादाद में पॉजिटिव केसेस कैसे सामने आ गए वहाँ?
आदिल, इन चीज़ों को हमें यूज टू होना पड़ेगा, एज पब्लिक भी, एज मीडिया भी और एज द मेडिकल कम्युनिटी भी। कल लेडी रेडिंग के बोर्ड मेंबर्स से बात की और उनका फैसला बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि जब एक बार यहाँ लगा के वहाँ पे वार्ड में जो है वो आ गया था, तो फैसले ये उस जो आपने कहा लेकिन अगर से वायरस साल रहना है, मुझे भी हो और भी हो, क्या होगा इंशाअल्लाह ज्यादातर हम तकरीबन जब वापस आएंगे तो ज्यादा सिक्योर होंगे जब इसको पास कर लेंगे। तो इसमें अस्पताल में कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पे लोग जाएंगे, इन्फेक्शन होगी, और हमने अच्छा किया कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, टाइम पे लिए। तैमूर झगड़ा साहब केपी से मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का। नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीबन ये डिसाइड हो चुका है कि लॉकडाउन में आगे जाके नरमी होनी है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो केसेस में बड़ी तेज़ी से स्पाइक भी आ रहा है, हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी तो वेंटिलेटर्स की खबरें आ रही हैं, जो आप लोग तो बिल्कुल प्रिडिक्ट कर चुके थे कि वेंटिलेटर्स भी कम पड़ जाएंगे। मौजूदा हालात में कैसे हैंडल करेंगे? क्या सिंध भी वही फैसला करेगा जो विफाक का फैसला होगा, या पिछले दो माह की तरह आपने बिल्कुल बाज़ फैसले अकेले से मैनेज किए हालात को देखते हुए, आप अपना फैसला करेंगे, या जो विफाक का फैसला होगा आप उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, उस पर अमल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए सर, हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि लॉकडाउन प्रॉपर होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी यही रिक्वेस्ट की थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन वो उस पर अमल नहीं हुआ। और जो हमने भी यहाँ पे किया, जिसको फिर बाद में दीगर सूबों में भी फॉलो किया गया, इवन इस्लामाबाद में भी, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात पर ही उन्होंने भी किया होगा। लेकिन ये जो मिक्स मैसेजेस, सिग्नल्स के जी प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे पहले दिन उन्होंने कह दिया कि जी लोगों की भूख का जिक्र किया का लोग बाहर आ जाएंगे, तो इस वजह से वो प्रॉपर चीज़ नहीं हो सकती। अब भी हमने यही उन्हें कहा है कि एक जैसा सिलसिला होना चाहिए, और अगर कुछ कारोबार जो हैं उनको हमने यहाँ पे इजाज़त दी है, जो अपनी SOPs या एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करेंगे उनको मज़ीद भी देंगे, क्योंकि अब इस वायरस के साथ हमने लंबे अरसे के लिए चलना है। अब ये वो 15 दिन या 15 दिन के 2-3 दिन फेज नहीं है, अब ये महीनों की बात है। तो इसलिए नई तर्ज ज़िंदगी का आगाज़ करना होगा और तमाम चीज़ों को मरहलावार बतदरीज एहतियाती तदाबीर के साथ इनको खोलना होगा, और इस पर ज़रूर अमल करेंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि सिर्फ इस वक्त नाइटमेयर या गरीब लोगों का दुश्मन और कारोबारी लोगों का दुश्मन सिर्फ पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट को तस्वीर कशी की जा रही है। हालांकि आप देख लें कि लॉकडाउन के फवायद के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब भी बारहा कह चुके हैं, और इस वक्त जो लॉकडाउन है, जो 14 अप्रैल को ऐलान किया था हमारे असद उमर साहब ने, तो ये 9 तक का ऐलान तो उनका है। तो मतलब दीगर सूबों में तो हमने नहीं लगाया ना, हमने तो एक तजवीज़ दी थी, अपने सूबे में हमने काम किया, लेकिन वो हर जगह से आप देखें कि इस वक्त लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में मौजूद है कमोबेश, लेकिन सिर्फ तनकीद का निशाना सिंध बन रहा है, और सिंध गवर्नमेंट बन रही है कि जी ये दुश्मनी कर रहे हैं। हालांकि हमें अंदाज़ा है अपने कारोबारी लोगों का, लेकिन सर मईशत, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इंसानी जानें वापस नहीं आती, जो बहुत अहम है। पता नहीं उस तरफ सोच क्यों नहीं जाती। अच्छा शाह साहब, ये तो चलें ठीक है, आपका शुरू दिन से सिंध गवर्नमेंट का यही वर्जन रहा है कि इंसानी जानें जो हैं उसका कोई नेमुल बदल नहीं, मईशत भी ठीक हो जाएगी। हम तो पिछले जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट ने मैनेज किया, इसी प्लेटफॉर्म से बार बार मुराद अली शाह साहब की, आप सब लोगों की तारीफ भी की, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने की, और जब तनकीद का मौका आया तो तनकीद भी की। ये जो डॉक्टर फुरकान साहब जो कि कोरोना की वजह से फौत हुए, बताया यह गया कि जी उन्हें वेंटिलेटर ही दस्तयाब नहीं था। अब कराची में 500-550 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें निजी हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं, सरकारी भी शामिल हैं। तो अगर एक डॉक्टर को वेंटिलेटर मुयस्सर नहीं है
तो फिर तो सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान क्या आप नहीं समझते कि लगाना चाहिए कि हम तो सुनते तो तारीफ़ें ही हैं आपकी, लेकिन अगर एक डॉक्टर को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा तो फिर आम आदमी का क्या होगा? देखें, बहुत ही अफसोस की बात है, बड़ा अलमिया है, और ख़ास तौर पर डॉक्टर फुरकान शहीद, जिस तरह उनको वेंट पे नहीं लेके जाया जा सका, एक हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उस वक्त फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, दीगर पेशेंट थे, फिर उनको दूसरी जगह पे लेके जाया जा रहा था कि वो हमसे बिछड़ गए, जिनका इंतहाई अफसोस भी है। सीएम साहब ने इंक्वायरी के लिए भी कहा है, और अगर किसी की नेग्लिजेंसी हुई तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और रही बात ये जो आपने कहा कि आपने शुरू में हमारे कामों को अप्रिशिएट किया, सर आप ही तो जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के। आपने जो फर्स्ट टाइम मीडिया ने और बाशऊर लोगों ने, WHO वालों ने, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया जो यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के इकदाम थे, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के जो स्टेप्स थे, तो वही तो हमें गले पड़ गए। आपने देखा कि बगैर कुछ किसी बात के हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि हम आपके साथ हैं, चीफ मिनिस्टर ने कहा, हम सब ने कहा, हमने पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिक्स वाली जो है वो क्वारंटीन में डाल दी। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से वफाकी वजीर साहब निकल खड़े हुए और उन्होंने इस तरह की बयानबाजियां की, तर्जमान आ गए सामने और बगैर किसी सोचे समझे, और सारा झूठ जो उन्होंने इल्जामात लगाए जिनका कोई जिसमें सच्चाई नहीं थी, तो एक महाज आराई की तरफ ले जाया गया जिसके हमें भी जवाब देने पड़े। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दिली तौर पर हम इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहते, हम काम करना चाहते हैं। आपके प्रोग्राम को पूरी दुनिया देखती है, लोग देखते हैं, क्या असर पड़ेगा उन पर कि अगर हम आकर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें, इल्जामात की बौछार करें। जेब नहीं देता हम लोगों को, बजाय इसके कि हम कोरोना के वायरस के उसमें स्टेप्स लें कि उसको खात्मे के लिए मरीजों को बचाएं। लेकिन देखें, ये अहम चीज तो है ना कि डॉक्टर साहब को देखें, एक हॉस्पिटल में वेंट नहीं मिला, जाहिर है दूसरी जगह तक पहुंचते पहुंचते वो हमसे बिछड़ गए। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि ये जो एहतियाती तदाबीर हैं बहुत जरूरी हैं, जिनको कहा जाता है कि सिंध गवर्नमेंट लोगों को डरा रही है। अब लोगों से कहें कि सब ठीक है, फिर उन्हें कहें कि आप घरों पर रहें, एहतियात करें, तो हमारी जहनी सलाहियत पर लोग शक करेंगे कि भाई आप कह रहे हो सब ठीक है, आपकी कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई आपने रहना घर पे है, तो कोई बात मानेगा हमारी? मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इस तरह की बात की जा रही है। फिर कहा जा रहा है जी स्मार्ट लॉकडाउन। भाई लॉकडाउन, स्मार्ट, लाइट, सोना, कोजा, हैंडसम, जो मर्जी हो, बस मसला ये है कि एहतियाती तदाबीर करनी है। लॉकडाउन पर अमल हो रहा है, लेकिन सिर्फ तनकीद का निशाना सिंध गवर्नमेंट को बनाया जा रहा है कि जी कारोबारी लोगों के ये बड़े दुश्मन हैं, ये है वो है। हालांकि देखें, लॉकडाउन कह दिया गया किसी बहुत बड़े आदमी की तरफ से कि जी अशराफिया ने, एलीट ने बगैर सोचे समझे जी लॉकडाउन लगा दिया। देखें, आपके सामने है 26 फरवरी से इस पे काम हो रहा है, और फिर मरहलावार पहले स्कूल बंद कराए गए, फिर आपने देखा मैचेस हो रहे थे PSL के, उनको रोका गया, कहा कि बगैर तमाशाइयों के हों, फिर वो भी यहाँ से उन्होंने ख़त्म कर दिए, और भी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हुआ। और फिर कारोबार खोलने की बात हुई तो जो एसेंशियल सर्विसेज थी वो खोला गया पहले, फिर कुछ जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज थी जो SOPs पर जो अमल कर रही थी उनको इजाज़त दी गई, फिर बहुत सारे जो बिजनेस हैं, कारोबार हैं, उनको ऑनलाइन की इजाज़त दी गई। अब दीगर के लिए भी हम SOPs बना रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द एहतियाती तदाबीर के साथ उनको भी इजाज़त दी जाएगी। हमें अंदाज़ा है कि उनके हालात बुरे हैं और खोला जाएगा। चलें, ठीक। नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई तैमूर झगड़ा साहब से, KP के वज़ीर सेहत, और नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के, उनसे। इसके बाद अपोजिशन की बात करेंगे। कुछ शहबाज शरीफ ने बड़े तहलका खेज़ इंटरव्यूज़ दिए हैं। शाद खाकान अबाई साहब साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। मैं वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी इस वक्त कोरोना की वबा से दोचार है। इस सूरत हाल का तकाजा तो यह है कि मुल्क में कौमी यकजहती दिखे, मुश्तरका फैसले हों, कौम की रहनुमाई की जाए, तमाम सियासी जमातें मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हों। अलगर्ज इस मौके पर किसी भी किस्म की सियासत को बलाए ताक रख दिया जाए। दुनिया भर में तो तकरीबन ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी भी ऐसी सियासी बलोगत का फुकदान दिख रहा है। यहाँ ना सिर्फ कोरोना से मुतालिक लॉकडाउन को लेकर भरपूर सियासत और इल्जाम तराशी चली, बल्कि दीगर मामलात पर भी सियासी किचड़ी तैयार की जा रही है। कोरोना के दौरान ही यकदम 18वीं तरमीम की बहस और नैब तरामीम से मुतालिक जो गुफ्तगू थी, जो बहस थी, वो हमारे सामने आई। ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दिलचस्प बात यह है कि इस बहस का रुख अब कुछ लो और कुछ दो की सियासत की जानिब मुड़ता दिखाई दे रहा है। सरगोशियां और कयास राइयां हो रही हैं कि मुल्क में ओपोजिशन ने 18वीं तरमीम पर नजरसानी के लिए नैब कानून में तरामीम की शराइत आयद कर दी हैं। गुज़श्ता हफ्ते अचानक ही नैब तरामीम का एक नया मुसव्वदा सामने आया, जिसमें नैब के चेयरमैन के इख्तियारात कम करने की तजावीज़ सामने आई। गो कि इस मुसव्वदे को ताहाल ना ही हुकूमत ना ही ओपोजिशन की जानिब से तस्लीम किया गया या जारी करने का इंदिया दिया गया, और हुकूमत भी ताहाल ओपोजिशन की तजावीज़ का इंतजार कर रही है। पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने यह एहतसाब का निज़ाम बनाया। सारी अपॉइंटमेंट चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक अपॉइंटमेंट्स उन्होंने की हुई हैं। अब वो कहते हैं ये निज़ाम ठीक नहीं है। 3 महीने पहले पार्लियामेंट में इस पर डिबेट शुरू हुई, कमेटी बनी, हमने उसमें पीपल्स पार्टी ने एक सेनेट से अपना लॉ पास कराया हुआ था, हमने एक ऑर्डिनेंस दिया हुआ था। PMLN ने कहा जी हम दोनों को नहीं मानते, हम और पीपल्स पार्टी मिल करके एक ड्राफ्ट देंगे। मैंने राना तनवीर साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, मैं उस कमेटी में था, मैंने कहा सर बात यह है, आपने बार बार कहा है कि एहतसाब के निज़ाम को तब्दील करने की जरूरत है, तो आप एक लेके आए ड्राफ्ट जिसके ऊपर जिसको फाइनलाइज करा लें, फिर वक्त निकल जाता है। वो पीपल्स पार्टी वाले भी इंतजार करते रह गए PMLN का, हम भी इंतजार कर रहे हैं अब तक PMLN का। तब वो कहते हैं एहतसाब का निज़ाम ठीक नहीं है, बदलना है, इसको करना है, मुतबादल वो दे नहीं रहे हैं। लेकिन द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उमर चीमा की हालिया खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताउन से नैब ऑर्डिनेंस में मुजव्वज़ा तब्दीलियों के लिए मुसव्वदा तैयार करके उसे पावर ब्रोकर्स के साथ शेयर भी कर दिया गया है, और अगर इन तजावीज़ को शामिल किया जाता है तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की सजाएं ख़त्म हो जाएंगी। इस खबर में यह दावा भी किया गया कि इस मामले पर तबादला खाल के लिए गुज़श्ता माह एक मुलाकात भी हुई, जिसमें नून लीग की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब फारूक नाइक साहब ने ओपोजिशन की नुमाइंदगी की। गुज़श्ता रोज़ी शेख रशीद ने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में दावा किया कि 18वीं तरमीम पर असद उमर और ओपोजिशन राब्ते में हैं, और वज़ीर आज़म को भी इस बात का इल्म है। ताम शाहिद खाकान अब्बासी के बकौल इस बात में कोई सदाकत नहीं। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर को जब ये कहा कि ऐसी खबरें चल रही हैं कि असद उमर इनसे मुज़ाकरात कर रहा है, उसने कहा मुझे पता है, तो फिर मैंने टीवी पे कह दिया वो कर रहा है। अगर इमरान खान को पता है तो हकीकत ही होगी ना। असद उमर साहब के साथ किसकी मुलाकातें हो रही हैं? टॉप लीडरशिप का कह रहे हैं शेख रशीद। कोई इल्म नहीं है, यकीन करें। जो बात होनी है खुल्लम खुल्ला होगी। अगर आईनी में तरमीम चाहिए, कौमी असम्बली में बिल ले आए, वहां पर बात होगी। अपोजिशन लीडर के कमरे में मुलाकातें होती हैं, ये स्पीकर के कमरे में मुलाकातें होती हैं। ये तो प्रोसेस है जमहूरियत का, उसमें कोई सौदा नहीं है, कोई ढकी चुपी बात नहीं है। तो क्या वजह हो सकती है कि शेख रशीद साहब इस किस्म का इंकशाफ आप कर रहे हैं और वो ये खास एक नाम ले रहे हैं, असद उमर साहब का नाम ले रहे हैं? ये आपस में काबीना में वजीर हैं, यहाँ वज़ीर आज़म को पता नहीं वजीर क्या कर रहे हैं, वजीरों को पता नहीं वज़ीर आज़म क्या कर रहा है। एक वजीर दूसरे पे इल्जाम लगाता है। एक तरफ ओपोजिशन और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के कैंप में शाहिद खाकान अब्बासी का किरदार मुतहरिक होता दिखाई दे रहा है, तो उसी के साथ ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी यक के बाद दीगरे इंटरव्यूज दे रहे हैं। मुल्क वापसी, डील, मुस्तकबिल की सियासत और मुख्तदर हलकों से ताल्लुकात से मुतालिक नए नए इंकशाफात कर रहे हैं। ना मैं डील के तहत गया था, ना मैं डील के तहत वापस आया हूँ। इस्टेब्लिशमेंट से आपकी मोहब्बत थी और अब भी बरकरार है बकौल आपके, वहाँ पे भी बाज़ औक़ात सॉफ्ट मोहब्बत का बात तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया मैंने, मोहब्बत का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अच्छे ताल्लुकात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जी, कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब का जो फैसला है ये हमारी पार्टी ने किया, और मुझसे आप ये काइंडली तो ना करें कि मैं इसको डिसोन करूँगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो अच्छा तो बहुत अच्छा और ख़राब तो आप उससे अलग हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पार्टी आपकी राय शामिल नहीं थी, फैसला किया, मुझसे राय ली गई थी, मैं अपनी राय का यहाँ पर मैंने क्या दिया था, मैं यहाँ पर उसका इजहार नहीं करूँगा। आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन पॉइंट स्कोरिंग। अदब से तरदीद करता हूँ कि मुझे
या मेरी पार्टी को किस तरह की कोई ऑफ़र नहीं हुई कि अगर आप 18वीं तरमीम में आप कोऑपरेट करेंगे और उसमें तब्दीलियाँ लाएंगे तो नैब लॉज में नरमी ले आएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसी मैं ये रमज़ान शरीफ है, बिल्कुल मैं ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई ऑफ़र नहीं हुई। शहबाज शरीफ की जानिब से एक के बाद एक 3 इंटरव्यूज को देखकर सियासी पंडित उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या सराहियां कर रहे हैं, क्योंकि यकदम नैब मुतहरिक हो चुका है। शहबाज शरीफ को बार बार बुलावे भिजवाए जा रहे हैं। आज भी उन्होंने तकरीबन 2 घंटे नैब के सामने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासों से मुतालिक जवाबात दिए और अब 2 जून को उन्होंने दोबारा पेश होना है। इसी दौरान मुस्लिम लीग में धड़ेबंदी की अफवाहें दम तोड़ नहीं पा रही। आज भी ये बहस हो रही है कि नून लीग एक कैंप शहबाज शरीफ का है जबकि दूसरा कैंप मियां नवाज शरीफ का है, जो मियां साहब के बैरून मुल्क और मरियम नवाज की खामोशी के बायस दिलचस्प तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी की कमान में है इस वक्त। और बकौल वफाकी वजीर शेख रशीद के शहबाज शरीफ मुमकिन गिरफ्तारी के साथ ही शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो नून लीग के सदर बनेंगे और उनको मरियम नवाज की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। कि शहबाज शरीफ तो आके फंस गया, आपको पता है। वो ऐसे ही अब 50-40 जो उसने हैट और 50-40 जैकेटें वहाँ ख़रीदी हुई हैं, अब उसने शाम को किसी वक्त कार्रवाई डालनी है। वो आजकल ऑनलाइन तरावी भी पढ़ रहा है, उसको समझ नहीं आई उसके साथ होने क्या जा रहा है। अब धर लिया तो वो धर लिया जाएगा बड़े लंबे अरसे के लिए, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ बड़े सीरियस चवायद हैं। हम शहबाज अंदर हो जाएगा ना तो खाकान अब्बासी को मरियम की सपोर्ट हासिल होगी, वो पार्टी का सदर बनेगा। और खाकान अब्बासी तमाम तर बुरे हालात के बावजूद भी, वो क्या होता है, गुड चैप बैड चैप क्या कहते हैं, गुड कॉप बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप, वो दोनों तरफ मूव कर रहा है और मरियम को उसकी सपोर्ट हासिल है। शाहिद खाकान अब्बासी दोनों तरफ मूव कर रहा है, गुड कॉप भी बना हुआ है, बैड कॉप भी बना हुआ है। इस बात में कितनी सदाकत है, क्या वाकई नून लीग 18वीं तरमीम और नायब कवानीन को लेकर कोई साजबाज कर रही है, कोई बारगेनिंग की तैयारी कर रही है? पूछेंगे साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी नज़र से भी खबर गुजर चुकी होगी, ऑल्दो आप उस पर तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही 2-3 इंटरव्यूज़ में क्लैरिफाई कर चुके हैं, लेकिन उमर चीमा की एक स्टोरी है कि नैब ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार हो चुका है, ओपोजिशन जमातों से इस पर बातचीत हुई है, नून लीग की नुमाइंदगी आपने की, फारूक नाइक साहब ने जो है पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की, अब वो मुसवदा पावर ब्रोकर्स के साथ शेयर हो चुका है। तो इसका मतलब ये कि आप में और मुस्लिम लीग नून या पूरी ओपोजिशन और हुकूमत में इस मामले पर मुज़ाकरात भी हुए और काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, किसी भी वक्त ये मुसवदा सामने आ सकता है, तस्दीक करेंगे आप इसकी? मैं बिल्कुल तस्दीक नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें से कोई भी बात हकीकत पे मबनी नहीं है। कोई हमारी मीटिंग, फारूक नाइक साहब से मेरी मीटिंग नहीं हुई। ये एक ड्राफ्ट है जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के साथ शेयर किया जा चुका है। इसमें फारूक नाइक साहब का बिल शामिल है जो उन्होंने सेनेट में दिया था, इसमें हुकूमत का जो ऑर्डिनेंस है वो भी शामिल है, और इसमें हमारी जो इस्लाहात थी ऑर्डिनेंस के अंदर वो भी शामिल हैं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कौमी असम्बली कमेटी में भी डिस्कस हो चुका है। तो अगर कोई नैब का ऑर्डिनेंस हुकूमत लाना चाहती है तो उसको स्टडी कर ले। इसमें कोई पावर ब्रोकर नहीं है, इसमें कोई और शख्स नहीं है। अगर हुकूमत ये समझती है कि नैब में इस्लाहात की ज़रूरत है तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको फॉलो किया जा सकता है। ठीक, अच्छा भाई साहब, इसमें कुछ खबरें ऐसे भी आई, ऑल्दो मैं फिर आपको आई वुड रिफर बैक टू कपल ऑफ योर इंटरव्यूज ओवर द पास्ट 3-4 डेज जिसमें आप क्लैरिफाई ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन अभी भी स्लाइट उसमें कन्फ्यूजन है। अगर तो नैब के मामलात जो हैं ऑर्डिनेंस पर वो ड्राफ्ट की सूरत में कौमी असम्बली में पहुंच जा चुके हैं और किसी भी वक्त उस पर हुकूमत अगर चाहे तो बात आगे बढ़ सकती है, ऐसे में फिर 18वीं तरमीम का शोशा उठा जिसमें आपके प्रीवियस बयानात को कोट किया गया कि जी उस पर बातचीत होनी चाहिए। तो क्या ये जो बार्गेनिंग की बात हो रही है कि एक तरफ नैब ऑर्डिनेंस में आपकी मर्जी की तरामीम होंगी तो 18वीं तरमीम पर जो गवर्नमेंट चाहेगी वो आप करने के लिए तैयार हैं? ये बात मैंने अखबारों में ही पढ़ी है और टीवी प्रोग्राम्स में देखी है। इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम और नैब का कोई ताल्लुक नहीं है। 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। अगर हुकूमत उसके अंदर कोई तब्दीली चाहती है तो एक अमेंडमेंट का बिल ले आए कौमी असम्बली में, उस पर डिस्कशन हो जाएगी। 18वीं तरमीम के अंदर मेरा ख्याल है कि कोई तकरीबन ऐसी शिक नहीं है जिस पर किसी को एतराज़ हो सकता है।
सिर्फ एक बात है कि जो NSC का अवार्ड है उसकी एक लिमिटेशन है, उसका एक फ्लोर मुकर्रर किया गया है कि जिस दिन ये बिल पास हुआ उससे ज़्यादा कम यानी उससे कम सूबों को नहीं दिया जा सकता। अगर हुकूमत ये समझती है कि उससे कम देने की ज़रूरत है तो एक बिल बनाकर ले आए, कौमी असम्बली में उस पर डिस्कशन हो जाएगी। तो ये बग़ैर बात किए कि क्या होना है ये कह देना कि 18वीं तरमीम ख़त्म होनी चाहिए, इसमें कोई हकीकत नहीं है। 18वीं तरमीम एक आइन का हिस्सा बन चुकी है, ये मुल्क के मुफाद में है। इसमें सूबों को इख्तियारात दिए गए हैं जो उनको देने चाहिए थे, बल्कि इस वक्त अगर आप मुनासिब समझें तो एक आइनी पैकेज ले आएँ जिसमें आपको सूबों को मज़ीद इख्तियारात देने पड़ेंगे। जो 18वीं तरमीम की रूह थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं, वो देने पड़ेंगे। उसके अलावा भी हुकूमत अगर कुछ चाहती है, उसको मसाइल हैं गवर्नेंस के, तो वो भी ले आए, उन पर भी बात हो जाएगी। यही जमहूरियत की रूह होती है। ये टीवी प्रोग्रामों में बात करने से एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा वज़ीर कुछ कहता है, इससे कुछ नहीं मिलेगा और हमारी कोई सौदेबाजी नहीं है। आपने नैब का ऑर्डिनेंस अमेंड करना है, हमने आपको मुसवदा दे दिया, कर लें। नहीं करना तो सो बिस्मिल्लाह भुगत लें। अगर आइन में तरमीम चाहिए उसको बिल बनाकर ले आएँ, ये सौदेबाजी मत करें। ठीक। अच्छा अब्बाई साहब, आपने वुज़रा की बात की। कल एक वज़ीर साहब ने ये कहा कि शाहिद खाकान अब्बाई साहब जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेलना जानते हैं, बैड कॉप भी बन सकते हैं, गुड कॉप भी बन सकते हैं। शहबाज शरीफ लंबे अरसे तक नैब की ज़ेर हिरासत जाने वाले हैं और शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के सदर होंगे। मैं शेख रशीद साहब की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी क्या कुछ है कि शहबाज शरीफ साहब, चूँकि आज भी उनकी पेशी तो हुई है नैब में, तो क्या कुछ हो सकता है? क्या आप समझते हैं कोई पार्टी लेवल पर मुज़ाकरात इसके हुए हैं कि अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर आप आ जाएंगे सामने? देखिए, वो पहले भी अरेस्ट हुए थे, वही लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे और वही पार्टी के सदर भी रहे। इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी। अगर किसी को जमात के अंदर ये बात कबूल नहीं है तो वो बात कर सकता है, उसका हक है। जो शख्स जमात में ही नहीं है उसको कोई हक नहीं, अपनी जमात की बातें करें। इधर उधर की बातें करके जिनसे हुकूमत नहीं चलती, जिनसे कोई और बात नहीं चलती, वो सस्ती शोहरत के लिए बातें करते रहते हैं। ठीक। तो अब्बाई साहब, अभी नैब के सरबराह जावेद इकबाल साहब की अगर बात हो, शहबाज शरीफ साहब ने 2 इंटरव्यूज़ दिए, बड़े तफसील से वो मैंने देखे। जो सलीम सावी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कट कही, दबे अल्फाज में ऑल्दो कही, कि जो नैब के सरबराह की तैनाती थी उस पर मैंने ओपिनियन तो दे दिया था, लेकिन अदरवाइज वो ही वॉज ट्राइंग टू से कि जी मैं उसमें पार्टी पॉलिसी थी इसलिए मैं खुलकर उस पर बात नहीं कर सकता। वो फैसला किसका था? क्या वो आपका था बतौर वज़ीर आज़म, मियां नवाज शरीफ साहब का था बतौर कायद, या शहबाज शरीफ साहब ने उससे इख्तिलाफ किया था उस फैसले से? देखिए, ये एक जमात का फैसला नहीं था। ये लीडर ऑफ द हाउस, जो कि मैं था उस वक्त, और लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब थे। 3 नाम वहाँ से आए थे, 3 नाम हमारी तरफ से थे और उन्हीं में से एक ने बनना था। तो जो नाम मैं देता था वो पार्टी ही का नाम होते थे। जो खुर्शीद साहब लाते थे वो पीस पार्टी के नाम होते थे। उसमें बिल आखिर एक नाम पे इत्तेफाक हो गया, जिसके लिए मैं पूरे पाकिस्तान से कई दफ़ा माफ़ी भी मांग चुका हूँ, क्योंकि नाम तो मेरा ही आता है कि इन्होंने उससे एग्री किया। तो यकीनन अगर नाम आया है, हमने एग्री किया है, तो मेरी एग्रीमेंट भी उसमें शामिल है, शहबाज साहब की भी शामिल है, और हम फिर एक दफ़ा पाकिस्तान से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन असल मसला चेयरमैन के नैब के चेयरमैन का नहीं है, असल मसला नैब के ऑर्डिनेंस का है। एक अंधा और काला कानून है जिससे आज हर शख्स मुतासिर हो रहा है और सारे ही रो रहे हैं, हुक्मरान हो या ना हो, और हर ये समझता है कि ये कानून रहेगा तो मुल्क नहीं चल पाएगा। अगर तब्दीली चाहते हैं तो कर लें, नहीं चाहते तो फिर भुगतते रहें। अब अब्बाई साहब ये बात बताइए कि ऑल्दो ये आप मेरी सहाफ़त को भी जानते हैं और हम तो आपकी सियासत को 20-25 सालों से देख रहे हैं, बड़े करीब से जानते भी हैं। ये फोरम इस बात का नहीं है, पार्टी की फोरम पे ये बातें होनी चाहिए, लेकिन इस पे भी आपका जवाब अगर आ जाए, क्लैरिफिकेशन आ जाए तो अच्छी बात होगी कि जो अंदरूनी इख्तलाफात की बार बार बात होती है। अब शहबाज शरीफ साहब का जो कल वाला इंटरव्यू आप उठा के देखें तो उससे पता चलता है कि एक तो आप लोग हैं, सेकंड टियर लीडरशिप है जो कि फैसले करती है,
पार्टी के इजलास होते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास होते हैं, एक साइड पे मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, चाहे वो दोज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हो, इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हों। शहबाज शरीफ साहब की इंटरव्यू से साफ पता चला कि वो इन्वॉल्व रहे ऐसे मुज़ाकरात में। मौजूदा इंतखाबात से पहले भी उन्होंने जिस तरह कहा कि उन्हें यकीन दहानी जिस तरह करवाई गई, सुहेल वड़ाई साहब ने उन्हें कोट करके लिखा। तो आप इन तमाम चीज़ों से क्या वाकिफ़ थे कि आपको पता था कि शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब इस पर ऑन बोर्ड थे इन सारी चीज़ों पर? इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, और जब फैसला हो जाए वो फैसला सबका होता है। यही जमहूरियत की रूह होती है। जिस जमात के अंदर इख्तलाफ राय ना हो वो जमात नहीं चलती, उसको आमरीत कहते हैं। इसलिए इख्तलाफ राय माजी में भी रहा है, आज भी है, लेकिन फ़ैसले इत्तेफाक राय से हो जाते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू का ताल्लुक है, वो खुद वजाहत कर चुके हैं। उस इंटरव्यू की उसके बाद इंटरव्यूज़ किए हैं एक्सप्रेस पर और सलीम साफ़ी साहब के साथ, तो वही उसकी वजाहत कर सकते हैं। मेरे नॉलेज में कोई ऐसे मुज़ाकरात किसी से नहीं थे जो जुलाई के 18 के इलेक्शन से पहले। कोई ऐसी बात मेरे नॉलेज में कम से कम नहीं है। अब भाई साहब ये भी तो हो सकता है कि शायद वो अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रहे हों लेकिन आपको उसका इल्म ना हो। ये वजाहत तो ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब ही दे सकते हैं, लेकिन कुर्बानियाँ आप दें, जेलें आप खाएं, आप जैसे तो 3 और रहनुमा, लेकिन फिर जब ऐसे फैसले करने की बात आती है तो इसमें आपको भी ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। देखिए, जितनी कुर्बानी शहबाज शरीफ साहब ने दी है पार्टी के अंदर किसी और ने नहीं दी, ये बात भी आप भूल जाते हैं। वो 94 में भी जेल गए, 2000 में भी जेल गए, इस दफ़ा भी जेल काट के आए हैं। उन्होंने माली नुकसान भी उठाया है, जानी नुकसान भी उठाया है। आज भी उनका बेटा जेल में है। एक बेटे को आपने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, उनके सारे कारोबार बंद हैं। तो ये कहना कि किसी ने कुर्बानी नहीं दी, बात बिल्कुल गलत है। वो पार्टी के सदर हैं, जिसको भी जिससे मशवरा करना चाहिए उनका हक है। जब हम पार्टी का सदर बनाते हैं तो उसको हक देते हैं कि वो पार्टी के मुफाद में जो भी बात करना चाहे वो करे, और मुशावरत अगर समझे तो मुशावरत भी कर सकता है। यही सदर होने का हक होता है। तो अगर कोई ऐसी बात है, कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है, शहबाज साहब उसकी वजाहत कर चुके हैं और मज़ीद भी अपने प्रोग्राम में बुलाकर उनसे वजाहत कर लें ताकि ये इशू एक दफ़ा अरेस्ट कर जाए। ठीक, बस भाई साहब कोशिश पूरी करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आ जाएं, उनसे भी यही सवालात करेंगे। ये बताइए सर कि मौजूदा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है, रिस्क रिपोर्ट IMF की भी उस पर आ चुकी है कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो काफ़ी अरसे बाद जो है वो जाएगी, डीप रिसेशन में चली जाएगी और ग्रोथ जो है वो माइनस में हो जाएगी। लेकिन उसका हल क्या है? क्या कौमी मफाहमत, ओपोजिशन और हुकूमत जो है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब मिसाक मईशत की बात करते थे, आज से ज़्यादा तो उसकी कभी पहले ज़रूरत नहीं रही। अभी हुकूमत तो अपनी तरफ से जो भी कर रही है वो कर रही है। ओपोजिशन का किरदार क्या होना चाहिए? तामीरी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपसे सुनेंगे। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ अपोजिशन का किरदार तामीरी है, हुकूमत का किरदार गैर तामीरी है। ये हकीकत है आज की। ताली एक हाथ से नहीं बजती। हमने बार बार कहा है कि आज मसलन कोरोना का इशू है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। एक जॉइंट स्ट्रेटजी, एक जॉइंट फेस होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठने को तैयार नहीं है किसी के साथ। ये अफसोसनाक बात है और यही आज मुल्क को सबसे बड़ा नुकसान पहुँचा रही है। तो अगर यही रवैया रखना है तो रखें। हम तो अपनी जगह जो बात करते हैं मुल्क के मुफाद में वो करते रहेंगे। आपने गिरफ्तारियाँ करनी, आप करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गिरफ्तारी अपनी जगह पर आप करते रहें, हम मुल्क की मुफाद की बात करते रहेंगे। हमने ज़ाती मुफाद की बात नहीं करनी। हम गिरफ्तारियों से नहीं घबराते, लेकिन हम चाहते हैं कि कैमरे लगाएं, नैब कैमरा लगाए, पाकिस्तान के अवाम को दिखाए कि कौन सी तफ्तीश आप कर रहे हैं, कौन से सवालात आप कर रहे हैं, कौन से रेफरेंसेज आप फाइल कर रहे हैं। अदालतों में भी कैमरे लगाएं और नैब के जो इंटेरोगेशन रूम्स हैं उनके अंदर भी कैमरे लगाएं और पूरे पाकिस्तान को दिखाएं। आपको हकीकत फिर नज़र आएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरे टीम समेत इजाज़त दीजिए।